क्वेश्चन नंबर 1, श्वसन की पहली रासायनिक प्रवस्था मतलब स्टेज, श्वसन की पहली रासायनिक प्रवस्था होती है, यानी पूछ रहा है कि श्वसन का पहला प्रक्रिया कौन है। आप सभी लोग ये जानते होंगे कि सभी सजीवों के जीवित कोशिकाओं के भीतर ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है जिसे क्या कहते हैं? श्वसन। श्वसन सजीवों में होने वाली एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसकी उत्पत्ति होती है? और ऊर्जा की उत्पत्ति सजीवों में किस रूप में होती है? एटीपी के रूप में होती है। इस तरह से श्वसन को दो तरीके से परिभाषित किया जाता है। सजीवों में जिस प्रक्रिया के जरिए ऊर्जा की उत्पत्ति होती है उसे क्या कहते हैं? श्वसन। या सजीवों में एटीपी का निर्माण जिस प्रक्रिया के जरिए होता है उसे श्वसन कहते हैं। और श्वसन की प्रक्रिया सजीवों के प्रत्येक जीवित कोशिकाओं के भीतर होता है और श्वसन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और ऑक्सीजन की आवश्यकता को पूरी करने के लिए सजीव सांस लेते और छोड़ते हैं, यानी सांस लेना छोड़ना भी श्वसन का ही एक हिस्सा है। मुख्य रूप से अगर बात करिएगा तो जब भोजन करते हैं तो पचा हुआ भोजन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ही बनाता है क्या? तो इसलिए श्वसन को इस तरह से भी परिभाषित किया जाता है कि पचे हुए भोजन जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके एटीपी बनाती है तो यह क्या कहलाती है? श्वसन कहलाता है। कहाँ पर होता है श्वसन? तो प्रत्येक जीवित कोशिकाओं के भीतर होता है। सजीवों में श्वसन की प्रक्रिया दो चरणों में समाप्त होती है। रिस्पिरेशन यानी श्वसन दो चरणों में समाप्त होती है। श्वसन का पहला स्टेज है क्या? ग्लाइकोलाइसिस, जो कि होता है कोशिका के कोशिका द्रव में, सेल के साइटोप्लाज्म में। और श्वसन की पहली अवस्था ग्लाइकोलाइसिस जब समाप्त हो जाती है तब शुरू होता है क्या? क्रेब साइकिल। तब शुरू होता है क्रेब साइकिल, जो कि कोशिका के भीतर कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। और क्रेब साइकिल के उपरांत श्वसन की प्रक्रिया क्या हो जाती है? संपन्न हो जाती है। तो श्वसन कितने स्टेज में पूर्ण होता है? श्वसन का सारा प्रक्रिया कोशिकाओं के भीतर ही होता है। कितने स्टेप में? पहला स्टेप क्या है? ग्लाइकोलाइसिस, जो कहाँ होता है? कोशिका द्रव में। जब ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है तब शुरू होता है क्या? क्रेब साइक्लिक। कहाँ होता है? और क्रेब साइक्लिक के बाद श्वसन समाप्त हो जाता है। क्लियर हो गया? तो पहली अवस्था क्या है? दूसरी ग्लाइकोलाइसिस होता कहाँ पर है? और क्रेब साइक्लिक कहाँ होता है? एनी प्रॉब्लम? चलिए खत्म, क्वेश्चन खत्म। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक के बाद दो। ये भी है श्वसन से। अनॉक्सी श्वसन, अभी तुरंत आप श्वसन पढ़े। देखिए श्वसन अब दो तरीके का होता है। ऑक्सी, इसको कहते हैं एरोबिक रिस्पिरेशन, ऑक्सी श्वसन, एरोबिक रिस्पिरेशन। और दूसरा अनॉक्सी श्वसन, एन एरोबिक रिस्पिरेशन। तो जब श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तो उसे क्या कहते हैं? ऑक्सी श्वसन कहते हैं। लेकिन बिना ऑक्सीजन का भी श्वसन संभव है। ऐसा नहीं कि बिना ऑक्सीजन का श्वसन नहीं होगा, होगा।
और जब श्वसन बिना ऑक्सीजन के ही संपन्न होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? अनोक्सी श्वसन कहते हैं। क्लियर हो गया? बात समझ गए? अब एक बात यहां पर ध्यान रखिएगा कि ऑक्सी श्वसन जो होते हैं ना, ऑक्सी श्वसन में दोनों स्टेप होता है। पहले ग्लाइकोलाइसिस, उसके बाद क्रेब साइकिल। लेकिन बिना ऑक्सीजन का संपन्न होने वाला श्वसन यानी कौन? अनोक्सी श्वसन में होता है केवल क्या? ग्लाइको क्रेब साइक्लिक होता ही नहीं है। ऑक्सी श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला श्वसन 2 चरणों में समाप्त होती है कोशिका के भीतर। पहले ग्लाइकोलाइसिस और दूसरा, लेकिन बिना ऑक्सीजन का जब अनोक्सी श्वसन होता है तो उसमें क्रेब साइक्लिक नहीं होते हैं। ग्लाइकोलाइसिस के बाद ही श्वसन क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। बात समझ गए? तो श्वसन कितने प्रकार के? अब आइए सवाल पर आते हैं। अनोक्सी श्वसन के संबंध में निम्न में कौन सा एक सही नहीं है? पहला, यह ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है, बिल्कुल सही है। अनोक्सी श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इसका अंतिम उत्पाद अल्कोहल तथा कार्बन डाइऑक्साइड है। अब यहां पर इस कथन को भी थोड़ा हम विस्तार पूर्वक समझ लेते। ऑक्सीजन में, ऑक्सी श्वसन में बात करिएगा तो श्वसन में भोजन के कौन से अणुओं का इस्तेमाल होता है? ग्लूकोज का। श्वसन जो होता है जिसमें पचे हुए भोजन का इस्तेमाल होता है, तो भोजन के किस अवयव का? ग्लूकोज का। लेकिन क्या सजीवों के शरीर में ग्लूकोज समाप्त हो जाएगा तो क्या श्वसन बंद हो जाएगा? नहीं। तब क्या होगा? तो हमारे बॉडी में कई ऐसे हार्मोन हैं जिनमें इतनी क्षमता है कि वे प्रोटीन को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। किसमें? वे वसा को भी कन्वर्ट करते हैं। किसमें? तो श्वसन में भोजन के इसी अवयव का ही इस्तेमाल होता है। और जब सजीवों के शरीर में ग्लूकोज की कमी हो जाती है, ग्लूकोज समाप्त हो जाता है, तब सजीव के शरीर के हार्मोन प्रोटीन को, उसके बाद वसा को किसमें बदल देते हैं, और इस तरह से श्वसन जो है लगातार चलते रहता है। अब आप कहिएगा प्रोटीन भी समाप्त हो जाएगा, वसा भी समाप्त हो जाएगा, तब क्या श्वसन रुक जाएगा? तो तब तो सजीव मरिए जाएगा। जब कुछ है ही नहीं तो फिर जिंदा कैसे है जी? तो ऑक्सी श्वसन में ग्लूकोज ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं। ऑक्सी श्वसन में ग्लूकोज ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं, बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, हल्का सा जलवाष्प, और एक ग्लूकोज के अणु से कितना एटीपी बनता है? 38 एटीपी बनता है। बैलेंस करिएगा, हर जगह 6 लग जाएगा। ये जो श्वसन देख रहे हैं ये कैसा श्वसन है? ऑक्सी श्वसन है। कैसा श्वसन है? तो ऑक्सी श्वसन के दौरान एक ग्लूकोज के अणु से कितना एटीपी निर्मित होते हैं? एटीपी के अतिरिक्त ऑक्सी श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प का भी निर्माण होता है। लेकिन अनोक्सी श्वसन में तो ऑक्सीजन होते ही नहीं है। अनोक्सी श्वसन में तो ऑक्सीजन होते ही नहीं है। तो अनोक्सी श्वसन में भी इस्तेमाल होता है किसका? लेकिन अनोक्सी श्वसन में ग्लूकोज के अणु बिना ऑक्सीजन के ही टूट जाते। अनोक्सी श्वसन में जब ग्लूकोज के अणु बिना ऑक्सीजन के ही टूटते हैं तो बनाते हैं इथाइल अल्कोहल। क्या बनाते हैं? कार्बन डाई, और बनाते हैं क्या? और बनाते हैं दोस्तों मात्र 2 एटीपी एनर्जी। 2 एटीपी एनर्जी, 2 दूनी 4, 2 6, बैलेंस हो गया। ये कौन श्वसन है? तो अनोक्सी श्वसन के दौरान ग्लूकोज के अणु कोशिकाओं के भीतर बिना ऑक्सीजन के टूटते हैं, बनाते हैं इथाइल अल्कोहल, बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और एक ग्लूकोज के अणु अनोक्सी श्वसन में मात्र कितना बनाता है? जबकि ऑक्सी श्वसन में
लेकिन ध्यान दीजिए दोस्तों, अनोक्सी श्वसन भिन्न भिन्न सजीवों में एक समान रूप से नहीं होता। ऑक्सी श्वसन सभी सजीवों में एक ही तरह से होता है, लेकिन अनोक्सी एक तरह से नहीं होता है दोस्तों। जब जंतु में, जैसे कि मानव जंतु में जब किसी कारणवश अनोक्सी श्वसन शुरू होता है, तब ग्लूकोज के अणु लैक्टिक एसिड में टूट जाते हैं। किस में टूट जाते हैं? लैक्टिक एसिड में टूट जाते हैं। किस में टूट जाते हैं? ये है दोस्तों लैक्टिक एसिड। ये है क्या? लैक्टिक एसिड। जंतु में अनोक्सी श्वसन के दौरान क्या बनता है? लैक्टिक एसिड। लेकिन अगर पौधा की बात कीजिएगा, किसकी बात कीजिएगा? पौधा की बात कीजिएगा, जीवाणु की बात कीजिएगा, जीवाणु में तो हमेशा अनोक्सीय श्वसन होता है, ऑक्सी होता ही। लेकिन किसी कारणवश पौधा को ऑक्सीजन मिलना कम हो जाए या पौधा को ऑक्सीजन तत्काल नहीं मिले, तो पौधे के कोशिका में भी शुरू होगा क्या? अनोक्सी श्वसन। तो पौधा और जीवाणु में जब अनोक्सी श्वसन होते हैं तो इथाइल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एक ग्लूकोज के अणु से कितना एटीपी। लेकिन वहीं जंतु जैसे कि मानव के शरीर को कभी किसी कारणवश ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति न मिले तो मानव के भी कोशिका में शुरू होगा अनोक्सी श्वसन और बनेगा क्या? क्लियर हो गया? अनोक्सी श्वसन के दौरान अल्कोहल भी बनते हैं, अनोक्सी श्वसन के दौरान लैक्टिक एसिड भी बनते हैं। अल्कोहल बनते हैं किसमें? और लैक्टिक एसिड बनते हैं किसमें? और अनोक्सी श्वसन में एक ग्लूकोज से मात्र कितना एटीपी? 2 एटीपी। कितना एटीपी? यहाँ से एक प्रश्न और भी पूछा जाता है, जब कोई व्यक्ति बहुत तेजी कोई काम करता है तो जल्द थकावट आ जाती है, किसके संचय के कारण? जब कोई व्यक्ति बहुत तेजी के साथ किसी कार्य को अंजाम देता है, बहुत तेजी के साथ जब किसी कार्य को अंजाम देता है, तब सांस के माध्यम से सभी कोशिकाओं को पर्याप्त ऑक्सीजन सप्लाई, तो कुछ कोशिका में शुरू हो जाता है ऑक्सीजन के कम आपूर्ति के कारण अनोक्सी श्वसन और बनने लगता है और उसे थकावट आ जाती है। एनी प्रॉब्लम? नो एनी प्रॉब्लम। अब सवाल बनेगा तुरंत, तो बी भी सही है, सी सही है। अनोक्सी श्वसन की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में पूर्ण होती है। अनोक्सी श्वसन में केवल ग्लाइकोलाइसिस होते हैं और ग्लाइकोलाइसिस कोशिका के कोशिका, तो अनोक्सी श्वसन में माइटोकॉन्ड्रिया की कोई भागीदारी, और इस तरह से ये कथन क्या है? गलत है। बात समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ? अब श्वसन से सवाल आपको दिक्कत नहीं करेगा। ध्यान दीजिए, ये 2 सवाल आपको दिक्कत नहीं करेगा। श्वसन बहुत बड़ा चैप्टर है, आगे और प्रश्नों से मुलाकात करवाएंगे। फिलहाल हम आते हैं 2 के बाद 3 पर। ये क्या हो गया आज? बायोलॉजी आ रहा है। वेयर इज केमिस्ट्री एंड फिजिक्स? चलिए, क्वेश्चन आज हड़बड़ी में सेट हुआ है लगता है, क्वेश्चन हम सेट करते नहीं है। 3 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन अमाशय के जठर ग्रंथि को उत्तेजित करता है जो जठर रस स्रावित? आप जानते हैं कि पाचन की प्रक्रिया में अमाशय से जठर रस निकलते हैं जो भोजन को पचवाने का, लेकिन हमारे आहार नाल के भिन्न भिन्न भागों से न सिर्फ एंजाइम निकलते हैं बल्कि हार्मोन भी निकलते हैं। जैसे सिक्रिटिन वो हार्मोन है जो अग्न्याशय पेनक्रियाज को अग्न्याशी रस स्रावित करने हेतु उत्तेजित करता है। सेक्रेटिन का काम है किस अंग को उत्तेजित करना? अग्न्याशय।
पाचन की प्रक्रिया में आग्नेयाशय आग्नेयाशी रस को स्रावित करते, जो भोजन को पचाने का काम करते हैं। तो सेक्रेटिन हार्मोन किसको उत्तेजित करता है? और गैस्ट्रिन हार्मोन अमाशय को उत्तेजित करता है जठर रस स्रावित करने के लिए। और कोलिसिस्टोकाइनिन पित्ताशय से गॉल ब्लैडर से पित्त रस स्रावित करवाता है, पित्त रस स्रावित करवाता है। क्लियर हो गया? ये आहार नाल के 3 प्रमुख हार्मोन है। ये हार्मोन का निर्माण किसी ग्रंथि में नहीं होता है। अब हार्मोन के बारे में फिलहाल यही जानते होंगे कि हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों में बनता है, लेकिन ये जो हार्मोन देख रहे हैं इसका निर्माण किसी अंतःस्रावी ग्रंथियों में नहीं, बल्कि पाचन तंत्र के ही भिन्न भिन्न भागों में होता है। और इसका क्या काम है? काम आपके सामने है। क्लियर हो गया? तो गैस्ट्रिन हार्मोन, एक बार तो एग्जाम में यही पूछा था कि गैस्ट्रिन क्या है, गैस्ट्रिन हार्मोन है। तो गैस्ट्रिन हार्मोन का काम है अमाशय को जठर रस स्रावित करने के लिए उत्तेजित करना। कोलिसिस्टोकाइनिन का काम है गॉल ब्लैडर पित्ताशय को पित्त रस स्रावित करवाने के लिए उत्तेजित करना। और सिक्रेटिन का काम है आग्नेयाशय को आग्नेयाशय रस स्रावित करने के लिए। क्लियर हो गया? और इसको समझना नहीं है, याद कर लेना है, क्योंकि इसमें समझने वाला कोई पॉइंट है ही नहीं। रंध्र के खुलने तथा बंद होने की क्रिया का नियंत्रण किस हार्मोन द्वारा होता है? एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि रंध्र को खोलता और बंद कौन करता है, तो इसका उत्तर है क्या? द्वार कोशिका, गार्ड सेल। लेकिन यह प्रश्न यहां पर नहीं है, यहां हार्मोन की बात की जा रही है। रंध्र समझ रहे हैं ना? पौधों के पत्तियों को अगर माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो उसमें सूक्ष्म सूक्ष्म छिद्र दिखाई पड़ते हैं। पत्ती में स्थित सूक्ष्म छिद्र ही क्या कहलाते हैं? रंध्र कहलाते हैं। और यह रंध्र दिन में खुले रहते हैं, रात में बंद हो जाते हैं। खोलने और बंद करने का काम कौन करता है? द्वार कोशिका। और एक रंध्र के दोनों तरफ 2 द्वार कोशिकाएं होती हैं। कितने द्वार कोशिकाएं? ये भी प्रश्न आया हुआ है। एक रंध्र के तरफ कितने द्वार कोशिकाएं होते हैं? 2 द्वार कोशिकाएं होते हैं। एक रंध्र के दोनों तरफ कितने द्वार कोशिकाएं? और वैसे दोनों तरफ बोल रहे हैं तो 2 ही होगा, लेकिन चारों तरफ बोल दे तो भी 2 ही होगा। बात समझ गए कि नहीं? और यही द्वार कोशिका दिन में रंध्र को खोले रखती है, रात में बंद कर देती है। क्यों? तो पौधे की विशेषता है कि ऐसे ही होगा। लेकिन यहां कह रहा है कौन सा हार्मोन इसको खोलता और बंद करता? तो साइटोकाइनिन हार्मोन रंध्र को खुलने में मदद करता है और एब्सिसिक एसिड रंध्र को बंद करने में मदद करता है। साइटोकाइनिन हार्मोन रंध्र को खुलने में मदद करता है और एब्सिसिक अम्ल रंध्र को बंद होने में मदद करता है। क्लियर हो गया? अब पूछ देगा कौन से पोषक पदार्थ नहीं, कौन से खनिज लवण रंध्र को खुलने और बंद करने में मदद करता है, तो उसका उत्तर है पोटेशियम। कौन? पोटेशियम या पोटेशियम आयन। कौन से खनिज लवण पौधे के रंध्र को बंद और खुलने में मदद करते हैं? पोटेशियम। वेरी गुड दोस्तों, पोटेशियम। कहिए कोई दिक्कत? साइटोकाइनिन का मुख्य काम क्या है? क्लोरोफिल को नष्ट होने से बचाना, कोशिका विभाजन को नियंत्रित करना। साइटोलॉजी कोशिका के अध्ययन को कहते हैं, वहीं साइटो लगा हुआ इसमें। साइटोकाइनिन हार्मोन, पौधे में साइटोकाइनिन हार्मोन का मुख्य काम है कोशिका विभाजन को नियंत्रित करना।
और क्लोरोफिल को लंबे समय तक नष्ट नहीं होने देना। एब्सिसिक अम्ल, इसे कहते हैं वृद्धि रोधक हार्मोन। एब्सिसिक अम्ल क्या है? वृद्धि रोधक हार्मोन। हर तरह के ग्रोथ पर अंकुश लगाने का काम करता है ये हार्मोन पौधों में, एब्सिसिक अम्ल। अब आप कहिएगा ग्रोथ पर अंकुश लगाने के लिए भी पौधे में हार्मोन पाए जाते हैं? जी हाँ, पाए जाते हैं। तो पौधे में ग्रोथ पर अंकुश लगाना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। पौधे में बहुत तेजी के साथ ग्रोथ होता है। जंतुओं के तुलना में पौधों में ग्रोथ बहुत तेजी के साथ होता है। पौधे में ग्रोथ इतनी तेजी के साथ होता है कि उस पर अंकुश न लगाने के लिए अगर हार्मोन नहीं रहता तो पौधे अपनी ही ग्रोथ को नहीं संभाल पाता है। बात समझ गए कि नहीं? तो पौधे में इतनी तेजी से ग्रोथ होता है, वृद्धि होता है कि प्रकृति ने पौधों में एक हार्मोन को दिया कि ताकि वो ग्रोथ पर क्या लगा कर रखे? अंकुश लगा कर रखे। कभी कभी पौधा देखिएगा इतना फलन हो जाता है कि वो खुद अपने फल को नहीं संभाल पाता। अब देखिए होंगे फल के कारण इतना फल लग गया कि शाखा ही टूट गई। इतना फल लग गया कि शाखा ही टूट गई। आखिर पौधे को पता नहीं था कि इतना फल नहीं लगाना है, शाखा टूट जाएगी? नहीं पता, जमकर ग्रोथ कर दिया। ऐसी स्थिति में एब्सिसिक अम्ल निकलता है और कुछ फलों को गिरवा देता है। यह हुआ वृद्धि पर अंकुश लगाना। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ग्लूकोज के एक अणु के निर्माण के लिए केल्विन चक्र कितनी बार होनी चाहिए? अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि जिस तरह श्वसन 2 चरणों में संपन्न होता है, उसी तरह प्रकाश संश्लेषण 2 चरणों में संपन्न होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पौधे के समस्त हरे भाग के कोशिकाओं के भीतर क्लोरोप्लास्ट में संपन्न होता है। जैसे श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, तो प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट के भीतर होता है। और प्रकाश संश्लेषण पौधे के पत्तियों में नहीं, समस्त हरे भागों में होता है, क्योंकि समस्त हरे भाग के कोशिका में क्लोरोप्लास्ट मौजूद रहता है और उसी क्लोरोप्लास्ट के भीतर क्या होता है? और प्रकाश संश्लेषण श्वसन के तरह ही 2 चरणों में संपन्न होता है। एक लाइट रिएक्शन, इसको क्या कहते हैं? हिल रिएक्शन। हिल वैज्ञानिक का नाम है जिन्होंने पहली बार इस रिएक्शन की खोज की थी। और दूसरा क्या है? डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन, और इसे कहते हैं क्या? केल्विन। क्लियर हो गया? लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट के भीतर ग्राना वाले भाग में होता है। किस भाग में? ग्राना वाले भाग में। और डार्क रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट के भीतर एस्ट्रोमा वाले भाग में होता है। किस भाग में? क्लोरोप्लास्ट के भीतर भी भाग होते हैं, ग्राना और एस्ट्रोमा हरित लबक के भीतर के भाग है। प्रकाश संश्लेषण का लाइट रिएक्शन हरित लबक के भीतर किस भाग में संपन्न होता है? ग्राना वाले भाग में। और डार्क रिएक्शन, प्रकाश संश्लेषण का डार्क रिएक्शन या केल्विन रिएक्शन हरित लबक के किस भाग में संपन्न होते हैं? एस्ट्रोमा वाले भाग में। इसको भी याद रखना है। क्लियर हो गया? अब सवाल ये पूछ रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान ग्लूकोज, ग्लूकोज का क्या है फॉर्मूला? ग्लूकोज के एक अणु के निर्माण के लिए केल्विन चक्र कितनी बार होना चाहिए? सबसे पहले यह जानिए, हालांकि रिएक्शन तो बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है कि हमें याद भी नहीं है। केल्विन चक्र, एक केल्विन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड के एक अणु का ही इस्तेमाल होता है। एक केल्विन साइक्लिक में
कार्बन डाइऑक्साइड का कितने अणु का इस्तेमाल होता है? एक। अब ग्लूकोज बनने के लिए कार्बन के कितने परमाणु चाहिए? 6। एक कार्बन डाइऑक्साइड के अणु में कार्बन के कितने परमाणु है? 1। अब ग्लूकोज बनाने के लिए चाहिए 6। एक केल्विन साइक्लिक में केवल एक कार्बन डाइऑक्साइड के अणु का इस्तेमाल होगा, तो 6 बार केल्विन साइक्लिक होगा, तब 6 कार्बन डाइऑक्साइड का अणु का इस्तेमाल होगा, तब जाकर 6 कार्बन के परमाणु मिल पाएंगे और तब जाकर एक ग्लूकोज बन पाएंगे। क्या होगा उत्तर? 6। याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा? 6। या पूछ सकता है कि एक केल्विन साइक्लिंग में कार्बन डाइऑक्साइड के कितने अणु का इस्तेमाल होता है? 1। और 1 का इस्तेमाल होने के कारण इसीलिए होना चाहिए कितना बार? 6 बार। केल्विन साइक्लिक की प्रक्रिया काफी जटिल है। वैसे आप समझ लीजिए कि इस पृथ्वी पर सजीवों में होने वाले तमाम रासायनिक अभिक्रियाओं में सबसे जटिल रासायनिक अभिक्रिया जो है वो क्या है? प्रकाश संश्लेषण। बहुत जटिल रिएक्शनों का एक श्रृंखला है। कौन? प्रकाश संश्लेषण। अब ध्यान दीजिए कि प्रकाश संश्लेषण का 2 चरण है, लाइट और डार्क। लाइट और डार्क के कारण कभी कभी सीधा समझ में अच्छा ये लाइट रिएक्शन है तो दिन में होगा, ये डार्क रिएक्शन है तो ये रात में होगा, लेकिन ऐसा नहीं। लाइट रिएक्शन का नाम लाइट इसलिए है क्योंकि इस रिएक्शन के लिए सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता है, और डार्क रिएक्शन का नाम डार्क इसलिए नहीं है कि यह रात में होता है, बल्कि इसलिए कि इसमें सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता, यह दिन में भी होता है और रात में भी होता है। बात समझ गए कि नहीं? डार्क रिएक्शन नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इस रासायनिक अभिक्रिया के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, इसलिए इसका नाम डार्क पड़ा है। क्लियर हो गया? लासिका में क्या नहीं पाया जाता है? लासिका में क्या नहीं पाया जाता है? सबसे पहले हमें लासिका को समझना है। ध्यान दीजिए दोस्तों, सजीवों के जो शरीर है, सजीव को छोड़ देते क्योंकि सजीव में पौधे भी आ जाते हैं और पौधे में लासिका पाए नहीं, जंतु का हम बात करते हैं। जंतुओं के जो शरीर है उनके भिन्न भिन्न ऊतक, भिन्न भिन्न अंगों के बीच कुछ ना कुछ जगह खाली है। हमारे ही शरीर में फेफड़ा है, हृदय है, तो बिल्कुल एक दूसरे से सटे सटे नहीं है। भिन्न भिन्न अंगों के बीच कुछ ना कुछ जगह क्या है? खाली है। भिन्न भिन्न ऊतकों के बीच कुछ ना कुछ जगह क्या है? खाली है। तो जंतुओं के भिन्न भिन्न अंग, भिन्न भिन्न ऊतक एक दूसरे से बिल्कुल सटे सटे नहीं होते हैं, बल्कि उनके बीच कुछ ना कुछ जगह क्या होती है? खाली होती है। बात समझ गए? अब आइए दोस्तों कि जब रक्त नलियों से होकर, मानव के रक्त नलियों से होकर, और खासकर किससे होकर? धमनी, आर्टरी, धमनी से जो होकर रक्त बहता है, धमनी से होकर जो रक्त बहता है वह रक्त बहता है उच्च दाब पर। मानव के शरीर में रक्त नली धमनी से होकर जो रक्त बहती है वो काफी प्रेशर पर। कहां से आता है यह प्रेशर? तो हृदय लगाती है इस पर प्रेशर। और जब धमनी से होकर उच्च दाब पर ब्लड बहती है, रक्त बहती है, तो कुछ रक्त का कुछ भाग रिस रिस कर क्या होते हैं? बाहर निकल जाते हैं। रिस रिस कर क्या होते हैं? बाहर निकल जाते हैं।
उच्च दाब पर बहने वाले रक्त का कुछ भाग जो रिस रिस कर रक्त नलियों से बाहर निकलते हैं, वे अंग और ऊतकों के बीच के खाली जगह पर जाकर क्या हो जाते हैं? जमा हो जाते हैं। अंग और ऊतकों के बीच के खाली जगह में रिस रिस कर निकला ब्लड जो जमा होता है, उसे को क्या कहते हैं? लासिका कहते। तो लासिका भी एक प्रकार का ब्लड ही है जो रिस रिस कर निकला है। क्यों? तो उच्च दाब के कारण। अब कहिएगा कि प्रकृति ने हमें प्लास्टिक का नली नहीं दिया है, इसका मतलब तो बिल्कुल सही है नली भी मांसपेशियों से ही बनी होती है। तो लासिका क्या है समझ गए ना? कोई दिक्कत नहीं ना? तो जब रक्त रिश्ता है ना, तो रक्त का कौन सा भाग रिश्ता है? प्लाज्मा और WBC। प्लाज्मा और RBC और प्लेटलेट्स अपने बड़े आकार के कारण रिस नहीं पाते। तो इस तरह से लासिका में ब्लड के दो ही कंपोनेंट होते हैं, प्लाज्मा और, यानी कि लासिका में RBC और प्लेटलेट्स दोनों का अभाव पाया जाता है। RBC और प्लेटलेट्स दोनों का अभाव पाया जाता है। क्लियर? बात समझ गए? तो यहां थोड़ा त्रुटिपूर्ण है यह प्रश्न, लेकिन आप ये समझ ही गए ना कि लासिका में क्या क्या रहता है। प्लाज्मा प्लस WBC इजकल टू लासिका। लासिका क्या है समझ गए ना? लासिका को उत्तक द्रव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तक द्रव। अंग्रेजी में इसे बॉडी फ्लूइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? और RBC की अनुपस्थिति के कारण लासिका रक्त के तरह लाल नहीं होते हैं, श्वेत ही होते हैं। सुजीत कुमार घूम रहा है, अभी भी घूम रहा है। क्या घूम रहा है जी? ध्यान दीजिए, कुछ लोग का लगा अच्छा वो नेट नहीं चलता ऐसे नहीं घूमने लगता है, वहीं घूम रहा है लगता है। देख लेते हैं सुजीत कुमार, देखिए नेट, देखिए क्या सब स्थिति है। सही चल रहा है? काफी लोग जुड़े हुए हैं। क्या लाइव क्लास सही चल रहा है आपके मोबाइल में? 7 नंबर पाइए। ग्राम पॉजिटिव तथा ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में अंतर होता है। किसको लेकर अंतर होता है? सबसे पहले वैज्ञानिक का नाम जानिए। एक वैज्ञानिक हुए जिसका नाम था क्रिस्टिन ग्राम। क्रिस्टिन ग्राम ने बैक्टीरिया के जीवाणु के समस्त जाति को 2 भागों में डिवाइड कर दिया, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव। और ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में अंतर का मुख्य कारण है वो क्या है? कोशिका भित्ति। हालांकि और भी अंतर है, लेकिन क्रिस्टिन ग्राम ने पूरे जीवाणुओं को जो 2 भागों में बांटा, ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव, तो इन दोनों बैक्टीरिया में मुख्य अंतर किसको लेकर है? कोशिका भित्ति को लेकर है। कोशिका भित्ति को लेकर है। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, उसका कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है। किसका बना होता है? पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है। यह एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन वहीं ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया जो है, इसका कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकन का नहीं बनकर लिपोपोलीसेकेराइड का बना होता है। किसका बना होता है? लिपोपोलीसेकेराइड का बना होता है। दोनों ही कार्बोहाइड्रेट है। पेप्टिडोग्लाइकन भी कार्बोहाइड्रेट है और लिपोपोलीसेकेराइड भी कार्बोहाइड्रेट है। तो ग्राम पॉजिटिव
और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में अंतर तो कई है, लेकिन मुख्य अंतर किसको लेकर है? कोशिका भित्ति को लेकर है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है, तो वही ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया का कोशिका भित्ति लिपोपोलीसेकेराइड का बना होता है। यानी और अब तक ज्ञात बैक्टीरिया की अधिकांश जातियां क्या है? ग्राम पॉजिटिव ही है। बहुत कम ही जातियां बैक्टीरिया का क्या है? ग्राम निगेटिव। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया का बंटवारा किसने किया? क्रिस्टीन ग्राम ने। क्लियर? बफरिंग करता है। बफरिंग दोस्तों आपके खुद के नेटवर्क के कारण ही करता होगा। मानव रक्त के कोलेस्ट्रॉल स्तर को घटाने में सहायक स्टेटिन तैयार होता है। इससे आप जानते हैं कि हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा 150 से 200 मिलीग्राम प्रति 100 ml ब्लड होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 100 ml ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कितनी होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए? 150 से 200 मिलीग्राम। इससे अधिक कोलेस्ट्रॉल अगर शरीर में हो जाए, इससे अधिक कोलेस्ट्रॉल शरीर में अगर हो जाए तो अधिक कोलेस्ट्रॉल रक्त नली और कौन रक्त नली? धमनी के भीतरी दीवारों पर जाकर क्या हो जाता है? जमा हो जाता है। भीतरी दीवारों पर जाकर क्या हो जाता है? जमा हो जाता है, जिससे ब्लड बहने के लिए जगह कम पड़ जाता है। अब ब्लड बहने के लिए जगह यानी क्षेत्रफल कम होगा तो दाब क्या होगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि हृदय के द्वारा रक्त नली पर लगाया गया दाब कांस्टेंट है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल धमनी के दीवारों पर जमा हुआ है तो क्षेत्रफल क्या हो गया? घट गया। उधर हृदय का दाब क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट रहने के कारण अब दाब क्षेत्रफल घटने से यहाँ क्या होगा? बढ़ जाएगा, जिससे धमनी का दीवार फट जाएगा और अंदर में ही ब्लीडिंग होने लगेगा। और इस तरह से इस परिस्थिति को कहते हैं हृदय आघात, हार्ट अटैक यानी साइलेंट किलर। तो जब मानव के शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा 200 मिलीग्राम से अधिक हो जाती है तो वे अधिक कोलेस्ट्रॉल धमनी के दीवारों पर जाकर जमा हो जाते हैं। फलस्वरूप रक्त बहने के लिए जगह कम पड़ जाते हैं और धमनी के दीवारों पर रक्त का दाब अधिक हो जाता है, जिसके कारण धमनियां शरीर के भीतर ही फट जाते हैं और इस तरह से हृदय आघात आ जाता है। अंततः व्यक्ति की मौत हो जाती है। इस रोग को कहते हैं एथीरोस्क्लेरोसिस। धमनी के दीवार पर कोलेस्ट्रॉल जमा होना कौन सा रोग कहलाता है? एथीरोस्क्लेरोसिस। और आप कहिएगा कि कोलेस्ट्रॉल आखिर आता कौन से है? तो आप जो वसा खाते हैं वही कन्वर्ट होता है किसमें? कोलेस्ट्रॉल में। अब कन्वर्ट करता कौन है? हमारा लीवर। वसा को कोलेस्ट्रॉल में परिवर्तित करने वाला अंग कौन है? तो वसा कम खाएंगे, कोलेस्ट्रॉल। अब वसा में भी सेचुरेटेड फैट, संतृप्त वसा बनाता है क्या? इसलिए हमें वसा खोनी चाहिए, लेकिन असंतृप्त वसा खोनी चाहिए। पौधे से प्राप्त वसा असंतृप्त होता है, जंतु से प्राप्त वसा संतृप्त होता है। इसीलिए जंतु के उत्पाद से प्राप्त होने वसा हमें कम से कम खोनी चाहिए। पौधे से प्राप्त वसा पर हमें ज़्यादा ध्यान देनी, क्योंकि असंतृप्त वसा कोलेस्ट्रॉल में परिवर्तित नहीं होता है। परिवर्तित होता है कौन वसा? संतृप्त वसा। लेकिन अगर हो भी गया है तो दवाई खाना है कौन? जो बनता है किससे? ईस्ट से। क्लियर? ईस्ट एक प्रकार का एक कोशिकीय कवक है। क्या है?
एक कोशिकीय कवक, कवक एक कोशिकीय भी होते हैं और बहुकोशिकीय भी होते हैं। ईस्ट जो है एक कोशिकीय कवक है, क्या है, जिसका इस्तेमाल व्यापक रूप से शराब निर्माण में, ठीक है ना, ब्रेड बनाने में, ब्रेड निर्माण में, शराब निर्माण में इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसका, ईस्ट का। आगे बढ़े, जूट की रेटिंग के लिए किण्वनकारी सूक्ष्मजीव कौन है, तो कोलेस्ट्रीडियम एसिटोब्यूटाइलिकेम, कोलेस्ट्रीडियम एसिटोब्यूटाइ। अब यहां जूट का रेटिंग का मतलब क्या है। जूट जानते हैं जिसको पटसन या पटुआ बोलते हैं, बिहार में ज्यादातर पटसन और पटुआ ही बोला जाता है। तो पटुआ या पटसन अथवा जूट का जब फसल तैयार हो जाता है तो उस जूट के फसल को कुछ समय तक पानी के भीतर रखना पड़ता है। और जूट के उत्पाद क्या है, तना के रेशे, तना के रेशे ही जूट का उत्पाद है। तो जूट की फसल जब तैयार हो जाती है तो उसके तना के रेशे निकालने के लिए किसान कुछ समय तक जूट के फसल को पानी के भीतर डालते हैं। और पानी के भीतर कौन बैक्टीरिया है, कोलेस्ट्रीडियम एसिटोब्यूटाइ। और यह बैक्टीरिया जूट के रेशों को जूट के तनों से क्या कर देता है, अलग कर देता है। फिर कुछ समय बाद किसान पानी के भीतर से जूट को निकाल कर उठा के पटकते हैं और सारा रेशा क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। क्लियर। और सबसे ज्यादा जूट उत्पादक राज्य कौन है, पश्चिम बंगाल है। कौन, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल को नदी और समुद्र दोनों है, इसीलिए व्यापक रूप से जूट की खेती होती है। जूट की खेती होने के लिए आसपास जलाशय का होना बहुत जरूरी है, ये सऊदी अरब में हो नहीं सकता है। भारत में बिहार में भी किशनगंज पूर्णिया जिले में बहुत व्यापक पैमाने पर जूट का उत्पादन होता है। 10 नंबर, भागलपुर में भी होता है। किशनगंज, पूर्णिया, भागलपुर फेमस है जूट उत्पादन के लिए या पटुआ उत्पादन के लिए। 10 नंबर, पटना में नहीं होता है। पटना का लोग सब्जी उगाएगा कि जूट फूट उगाएगा क्या। पटना के किसान एकदम सब्जी का खेती करते हैं क्योंकि सब्जी का हाई डिमांड बना रहता है, तो सब्जी की खेती पर ज्यादा ध्यान देते हैं। 10 नंबर, निम्न में किस आर्थिक क्षेत्र द्वारा हरित गृह गैस के उत्सर्जन का प्रतिशत सर्वाधिक है। हरित गृह गैस उस गैस को कहते हैं जो पृथ्वी और पृथ्वी के वायुमंडल के तापमान को बढ़ाने में अपना योगदान दे। हरित गृह गैस, ग्रीन हाउस गैस उस गैस को कहते हैं जो पृथ्वी के और पृथ्वी के वायुमंडल के तापमान को बढ़ाने में अपना योगदान देते। और हरित गृह यानी कि हरित गृह में योगदान देने वाला सबसे महत्वपूर्ण गैस कौन है, जिसका टोटल योगदान 60% है। दूसरा स्थान किसका है, मेथेन का, जिसका योगदान है। तीसरा स्थान है फ्लोरीन युक्त गैस का, फ्लोरीन युक्त गैस का, जैसे कि CFC, HFC, इसका योगदान है कितना, 14%। और नाइट्रस ऑक्साइड का योगदान है कितना, 6%। तो सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस में, सबसे ज्यादा हरित गृह गैस में सबसे ज्यादा योगदान किसका है, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो कह रहा है कि कौन से आर्थिक क्षेत्र हरित गृह गैसों के उत्सर्जन का प्रतिशत सर्वाधिक है, तो यह है विद्युत एवं ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र। ठीक है। आज लगभग सभी विकासशील देश अपने 60% से अधिक ऊर्जा का उत्पादन कोयले से लेते हैं और कोयले जलने से भारी परिमाण में हरित गृह गैस जो है वह वायुमंडल में जाते हैं। क्लियर। याद होते जा रहा है ना क्वेश्चन। हाँ, लिखने का झंझट ही समाप्त, रोज का रोज क्लास में ही याद कर लेना है।
और बहुत लिखने पर फोकस नहीं करना है, क्योंकि मेरा गारंटी है कि 50 का 50 ही आप याद कर लिए हैं तो 6 महीना डेली टेस्ट में बने रहिएगा, तो फिर साइंस में आपको टॉप करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा, कोई विकल्प नहीं। 11 नंबर, न बहुत स्टूडेंट का मांग रहा था कि कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट लिखाइए। हम उनसे कहते कि पहले 50 पॉइंट याद करिए। ये नहीं एक्स्ट्रा पॉइंट लिख लिए है, मेन 50 याद नहीं हुआ है, क्या करिएगा एक्स्ट्रा पॉइंट लिखकर? एक्स्ट्रा पॉइंट तो लूसेंट में भरे पड़े हैं, क्या उसी से रट लीजिएगा, काम तमाम है। तो इसीलिए क्वेश्चन को समझना है पूरी तरह से, और क्लासरूम में ही क्वेश्चन याद हो जानी चाहिए। 11 नंबर, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह ओजोन विघटनकारी एवं वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार सभी पदार्थों के उत्सर्जन पर क्रमशः रोक लगाने हेतु एक बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि है। बात तो सही है, लेकिन कुछ गलत है। ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, ये केवल किसके लिए है? वैश्विक तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए यह प्रोटोकॉल नहीं है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल केवल ओजोन परत के लिए, ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार क्लोरोफ्लोरो कार्बन के उत्सर्जन को रोक लगाने के लिए एक बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इस प्रोटोकॉल में ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्विक तापन का कोई स्थान नहीं दिया गया है दोस्तों। इसलिए कथन गलत मानेंगे, क्योंकि यह पूरी तरह से सही नहीं है। इसे 1987 में अपनाया गया और 1989 में यह प्रभावी हुआ, बिल्कुल सही। अब भारत ने इसे 1992 पर हस्ताक्षर किया, बिल्कुल। भारत किसी भी चीज में हड़बड़ी नहीं करता है, ठीक है। ये भारत का नियम है, सबको देख लेता है तब कुछ करता है। देख लिया सब सिग्नेचर मार दिया, हाँ मार दिया तो हम मार देते हैं। सभी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की उपस्थिति होती है, लेकिन आगे आगे नहीं। हाँ, या तो सबसे पीछे या साथ साथ। युद्ध हो रहा है तो सब देश तुरंत तुरंत बयान मार देगा, भारत देखेगा कौन क्या बयान दिया है, अंत में सबको मिलाकर बयान मारेगा। क्या रूस और यूक्रेन युद्ध हुआ था, लगभग सभी विश्व के सभी ताकतवर देशों ने सीधा इसका विरोध किया, लेकिन भारत ने शुरुआत में शांत रहा। अमेरिका पूछा भी भारत क्यों नहीं अपना पक्ष रहा है, कल हम सोच रहे हैं। उसके बाद अमेरिका बोले इसमें सोचने क्या है, युद्ध हो रहा है, बहुत ज्यादा हानि हो रही, इसको रोकना है। फिर भी भारत का नहीं, हम फिर से सोचेंगे। तो असत्य कथन, असत्य कथन क्या है? केवल एक। असत्य कथन है केवल एक। तुरंत निर्णय होता है केवल पाकिस्तान मामले में। अब तो ये सुनने में पाकिस्तान मामले में सेना ही निर्णय करते हैं, दिल्ली खबर होता भी नहीं है। 12 नंबर, आगरा स्थित विश्व प्रसिद्ध ताजमहल को मुख्य, आगरा स्थित विश्व प्रसिद्ध ताजमहल को मुख्यतः किस गैस से खतरा है? गैस से खतरा नहीं है, खतरा है किससे? अम्ल वर्षा से, एसिड रेन से खतरा। और अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैस कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाई, सल्फर डाइऑक्साइड वर्षा जल में घुल करके क्या बना लेते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वर्षा जल में घुल करके क्या बना लेते हैं? नाइट्रिक एसिड। जो अम्ल वर्षा होते हैं उसमें किस अम्ल की प्रचुरता होती है? सल्फ्यूरिक एसिड का। अम्ल वर्षा जो होते हैं उसके लिए जिम्मेदार जो दो प्रमुख गैस है, उसमें एक सल्फर डाइऑक्साइड और दूसरा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड।
सल्फर डाइऑक्साइड वर्षा जल में घुलकर क्या बना लेता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वर्षा जल में घुलकर क्या बना लेता है? और यही दोनों अम्ल वर्षा जल में पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। लेकिन ऑप्शन में तो दोनों है, दोनों है, तो ध्यान दीजिए यहां पर हमारा आंसर क्या होगा? क्योंकि अम्ल वर्षा में सबसे ज्यादा किस अम्ल की उपस्थिति होती है? इसकी उपस्थिति नाम मात्र ही होती है, तो ज्यादा उपस्थिति इसकी होती है, इसलिए हम इसका आंसर क्या देंगे? सी देंगे, बी नहीं देंगे। क्या देंगे? तो खतरा है सल्फर डाई ऑक्साइड का। नेक्स्ट, जल कांच को भिगोता है क्योंकि जल कांच को क्या कर देता है? भिगोता है। यहां पर आपको भिगोने के लिए दो प्रकार के बलों के बारे में जान लेना बहुत जरूरी है। एक ससंजक बल, कोहेसिव फोर्स, और दूसरा आसंजक बल, एडहेसिव फोर्स। एडहेसिव का मतलब होता है चिपकाना, ससंजक आसंजक बल। समान परमाणु या अणु के बीच का बल क्या कहलाता है? ससंजक बल। एक बात जान लीजिए थोड़ा सा कि प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बने हैं और परमाणु एक दूसरे को आकर्षित करते, जिसे अंतराण्विक बल कहते। तो समान परमाणुओं के बीच लगने वाले अंतराण्विक बल को क्या कहते हैं? ससंजक बल। अब भिन्न भिन्न परमाणु अथवा अणु के बीच लगने वाले अंतराण्विक बल या बल को क्या कहते हैं? आसंजक बल। एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को भिगा दे, इसके लिए किस बल का अधिक होना जरूरी है? आसंजक बल का होना अधिक जरूरी है। जल कांच को भिगा दिया, जल और कांच के अणु के बीच लगने वाला बल कैसा होगा? क्योंकि जल का अणु अलग, कांच का अणु, तो उनके बीच लगने वाला बल आसंजक। केबल और केवल जल के अणुओं के बीच लगने वाला बल, तो जल कांच को इसलिए भिगा दिया क्योंकि जल के अणुओं का ससंजक जल और कांच के अणुओं के आसंजक से बहुत कम है। बात समझ गए कि नहीं? जल कांच को इसलिए भिगा दिया कि जल के अणु के बीच लगेगा कैसा बल? इससे कई गुना ज्यादा है जल और कांच के अणु के बीच का आसंजक। बात समझ गए? तो जल और कांच के अणुओं के बीच आसंजक अधिक है, किससे? जल के अणुओं के ससंजक से। तो जल के अणु को खींच लेगा किसका अणु? कांच का अणु, क्योंकि आसंजक बल का मान क्या है? ज्यादा। और कांच का अणु जल के अणु को खींच लेगा, तो कांच जल से क्या हो जाएगा? भीग जाएगा। बात समझ गए? कोई दिक्कत? वही पारा कांच को नहीं भिगा पाता है। पारा को कांच पर डालिएगा, वो एक जगह एकत्रित रहता है, वो कांच को भिगा नहीं पाता, क्योंकि पारे के अणुओं का ससंजक अधिक होता है पारा और कांच के बीच के आसंजक से। क्लियर हो गया? बात समझ गए? अब वैसे भी समझ जाइए, जल कांच को भिगा दिया यानी जल पूरे कांच पर चिपक गया, और चिपकने के लिए क्या होना जरूरी है? एडहेसिव होना जरूरी है। क्या होगा उत्तर? डी नंबर। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। -273 डिग्री सेल्सियस पर केल्विन पैमाना शून्य हो जाता, बिल्कुल। -273 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना? 0 केल्विन होता है। और 273 केल्विन
73 केल्विन 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये कथन क्या है? सही है। किसी भी गैस का आयतन 0 केल्विन पर शून्य नहीं होता, क्योंकि सभी गैस इस ताप के पूर्व ही द्रव या ठोस में बदल जाते। ये भी क्या है? 0 केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को कहते हैं परम शून्य, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। अब परम शून्य ताप एक काल्पनिक ताप है। आज तक कोई वैज्ञानिक इस ताप को प्राप्त करने में सफल नहीं हुए। माना जाता है कि इस ताप पर सभी गैस का आयतन 0 हो जाएगा। लेकिन जब गैस को 0 केल्विन तक ठंडा किया जाता है, उससे पहले ही गैस जम करके द्रव, अब फिर क्या बन जाता है? ठोस। गैस रहता ही नहीं है। क्लियर हो गया? दोनों कथन आपका क्या है? सही है। दोनों कथन क्या है? सही है। निम्नलिखित में कौन सा विलयन प्रबल अम्लीय होगा? एक तो बात जानते हैं कि पीएच स्केल के मध्य में क्या होते हैं? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इधर जाएगा तो क्या होगा? अम्लीय। इधर भागेगा तो क्षारीय। और इधर क्या? उदासीन। ये बात तो जानते होंगे कि पीएच स्केल के द्वारा किसी विलयन के अम्लीयता और क्षारीयता का परीक्षण किया जाता है। पीएच स्केल को सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने 1909 में बनाया था। इस पीएच स्केल पर 1 से लेकर 14 तक के अंक होते हैं, मध्य में 7 होते हैं। जिस विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है वो, 7 से अधिक होता है, 7 होता है तो उदासीन का मतलब ना तो वो अम्लीय है न ही क्षारीय है। जो ना तो अम्लीय है न ही क्षारीय, वो क्या कहलाता है? उदासीन। अब हम जितना पीछे जाएंगे, 0 से लेकर 14 तक होता है। 0 से लेकर 14 तक होता है। ठीक है। पीएच स्केल पर अंक 0 से लेकर 14 तक होता है। अब ध्यान दीजिए कि जितना हम पीछे बढ़ेंगे, अम्ल जो है उतना ज्यादा क्या होगा? शक्तिशाली हो जाएगा। जैसे 6 से 5 पर आएंगे, 6 से 5 पर आएंगे तो अम्ल कितना गुना शक्तिशाली? 5 से 4 पर आएंगे तो फिर कितना गुना शक्तिशाली? 10 गुना। यानी पीएच 4 जो है पीएच 5 से 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। पीएच 5 पीएच 6 से 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। पीएच 4 पीएच 6 से 10 गुना 10 यानी 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। और ठीक उसी तरह जो जो आगे बढ़ेंगे क्या होगा? और हर एक स्टेप आगे बढ़ने से क्षार 10 गुना ज्यादा स्ट्रेंथ यानी प्रबल होता जाएगा। पीएच 9 जो है पीएच 8 से 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली होगा। पीएच 10 पीएच 9 से 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली होगा। पीएच 10 पीएच 8 से 10 गुना 10 यानी 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली क्षार होगा। क्लियर हो गया? तो कह रहा है कौन सा विलयन प्रबल अम्लीय? यहां पर अम्लीय होगा तो ये तो होगा ही होगा कि नहीं होगा? और उसके साथ साथ ये भी होगा। इसका उत्तर क्या होगा? डी होगा। अब यहां पर पीएच नहीं है, पीओएच है। तो ध्यान रखिएगा एक बात, पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू कितना होता है? 14। हाइड्रोजन आयन की शक्ति, हाइड्रोक्सिल आयन की शक्ति मिलकर कितना? अगर किसी विलयन का पीओएच कितना होगा? 14। तो उस विलयन का पीएच हो जाएगा 14 - 14 यानी कितना? तो जिस विलयन के पीओएच का मान 14 है उसका पीएच मान कितना? 0 होगा। बात समझ गए? इसीलिए इसका उत्तर क्या होगा? सी होगा और बी भी होगा, यानी सही उत्तर डी होगा। कभी कभी दे देता किसी विलयन का पीएच मान 8 है तो उसका पीओएच मान कितना होगा? किसी विलयन का पीओएच मान दे देगा तो पीएच निकालने के लिए निकाल लीजिएगा ना। याद रखिएगा पीएच प्लस पीओएच बराबर कितना?
कोई एक मौन देगा तो दूसरा मौन निकाल लीजिएगा ना। वहीं सी में क्या दिया है, POH दिया है, जो कितना है, तो मतलब उसका pH कितना है, मतलब वो भी बहुत प्रबल अम्लीय। क्लियर बात समझ में आई कि नहीं आई? चलिए, एक ध्वनि तरंग 340 मीटर पर सेकंड की चाल से चलता है, कोई दिक्कत नहीं, जिस भी चाल से चलिए। इसका तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ 2 सेंटीमीटर है। इस ध्वनि तरंग को मानव सुन सकता है? नहीं सुन सकता है? सुन सकता है परंतु महसूस नहीं कर सकता। ये क्या बात है, ये तो वैसे दे दिया है, ठीक है। सुन लिया तो महसूस भी हो ही गया, ठीक है। ये हो सकता, महसूस हो सकता, लेकिन सुना नहीं जा सकता। प्रश्न में उपलब्ध आंकड़े द्वारा उत्तर देना संभव नहीं है। अब ध्यान दीजिए, मनुष्य उसी ध्वनि तरंग को सुन सकता है जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच हो। अब कहिएगा बाउंड्री लाइन पर है तो क्या होगा, देख लेंगे। लेकिन 20 हर्ट्ज से ऐसा ध्वनि तरंग जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होगा, उसे मानव का कौन क्या करेगा, सुन लेगा। तो इस प्रश्न में हमें निकालना है पहले आवृत्ति। आवृत्ति इसके बीच आएगा तो सुन लेंगे, नहीं तो नहीं सुनेंगे। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली भी ध्वनि सुनी नहीं जा सकती है। अब 20 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली भी ध्वनि मानव के द्वारा सुनी। आइए दोस्तों, पहले आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी निकालना है इस क्वेश्चन में। वेग दिया हुआ है कितना, वेवलेंथ यानी लैम्डा दिया हुआ है, यानी कि कितना मीटर। वेवलेंथ का SI मात्रक क्या है, मीटर। वेवलेंथ, लेंथ का SI मात्रक मीटर, तो सेंटीमीटर है, इसे किस में बदलना है, मीटर में बदलना है। और आवृत्ति निकालना है आपको, तो V बराबर N लैम्डा, यानी तरंग का वेग बराबर तरंग की आवृत्ति गुना तरंग का तरंग। तो वेग कितना है, आवृत्ति निकालना है, लैम्डा कितना है, 2/100, तो गुना हो जाएगा 340 पर 00 बराबर 2 गुना N बराबर, यानी आवृत्ति बराबर 34 17 20,000 के बीच में है, 20,000 के बीच में है। सुन सकता है 17,000 हुआ ना, तो 17,000 हर्ट्ज को सुन लेंगे ना, बिल्कुल सुना जा सकता है। सवाल कैसे बना ठीक से समझे। जूनियर सब तो अभी से पगला रहा है होली के कारण। बहुत तो जीन्स बैग खरीद कर निकल गया है घर। कोई भी पर्व आएगा 5 दिन पहले 5 दिन बाद तक पूरा मूड में रहेगा कि बस यही साल मौका, अगले साल तो सब पर्व कैंसिल होगा। एक सरल सूक्ष्मदर्शी सिंपल माइक्रोस्कोप जो आपके प्रकाल बॉक्स में रहता था, मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, ठीक है, प्रैक्टिकल बॉक्स, ठीक है। गाँव सब में अपभ्रंश बोलते थे, प्रकाल बॉक्स, लेकिन प्रैक्टिकल बॉक्स होता था, ठीक है। एक सरल सूक्ष्मदर्शी सिंपल माइक्रोस्कोप से बना हुआ प्रतिबिंब क्या होगा। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, सूक्ष्मदर्शी वो उपकरण है जिसके द्वारा उन वस्तुओं को देख सकते हैं जो आंखों से देखा नहीं जा सकता, नहीं जा सकता है। क्लियर। बहुत जल्दी जनरेटर स्टार्ट हो गया है लगता है।
कि लाइन आया कटा फिर आ गया लगता है। हाँ हाँ हाँ, यही हुआ होगा, क्योंकि जनरेटर स्टार्ट होने में 5 से 10 सेकंड ले लेता है टाइम। अभी तो एकाएक लाइन कटा फिर आया, हम भी चौंक गए, क्या हुआ? कोई मजाक तो नहीं करे पीछे से? क्योंकि सारा सिस्टम वही है पीछे वाले के पास। तो सूक्ष्मदर्शी वो उपकरण है जिससे छोटे से छोटे वस्तु को देखा जा सकता है। अब सही सही देखिएगा तब जब वो सीधा रहेगा, उल्टा रहेगा सही से दिखेगा। तो कोई भी सूक्ष्मदर्शी हो, कोई भी सूक्ष्मदर्शी हो, प्रतिबिंब तो सीधे बनेगा जी। और सीधा बना हुआ प्रतिबिंब क्या कहलाता है? आभासी। आभासी मतलब काल्पनिक, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टे बनते हैं। क्या होगा उत्तर? आभासी और सीधा। उल्टा बनेगा तब वो माइक्रोस्कोप है क्या? अगर प्रतिबिंब उल्टा बन जाएगा तो उल्टा होकर देखना पड़ेगा। तो सूक्ष्मदर्शी में जब भी प्रतिबिंब बनेगा क्या बनेगा? सीधा ही बनेगा। और प्रतिबिंब सीधा बना है तो इसका मतलब वो कैसा प्रतिबिंब है? आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब है, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा। और ये जो सरल सूक्ष्मदर्शी होता है, कम फोकस दूरी वाला एक उत्तल लेंस होता है। कम फोकस दूरी वाला एक उत्तल लेंस होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है? प्रकाश के लाल, हरा तथा नीला रंग को प्राथमिक या मूल रंग कहते हैं। प्रकाश के लाल, हरा तथा नीला रंग को प्राथमिक या मूल रंग कहते हैं। बिल्कुल कहते हैं। और इसे प्राथमिक या मूल रंग इसलिए कहते हैं कि इन तीन रंग के प्रकाश से प्रकाश के अन्य सभी रंगों को प्राप्त किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, यहां पर प्रकाश के रंगों की बात हो रही है, रंग की बात नहीं हो रही है, प्रकाश के रंगों की बात हो रही है। तो लाल, हरा तथा नीले रंग के प्रकाश को प्राथमिक रंग कहते हैं, क्योंकि इन तीन रंगों के सहायता से प्रकाश के अन्य सभी रंगों को हम प्राप्त कर सकते। प्रकाश के लाल, हरा, नीले रंग को मिलाकर अन्य सभी रंग, हाँ बात सही है, भी क्या है? इसी कारण तो इसे प्राथमिक रंग कहते हैं। मेजेंटा, साइन एवं पीला प्रकाश को प्रकाश का द्वितीयक रंग कहते हैं। बिल्कुल सही है। देखिए, दो प्राथमिक रंग के प्रकाश को मिलाने पर जिस रंग की प्रकाश प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं? एक बात तो क्लियर है, किसके रंगों की बात हो रही है? प्रकाश के रंगों की बात हो रही है। ध्यान वहीं पर रखिएगा। जब भी रंग शब्द आता है तो हम मार्केट के रंगों को समझने लगते हैं, लेकिन यहां पर प्रकाश के रंगों की बात हो रही है। प्रकाश, लाइट। तो लाल, हरा और ये प्राथमिक रंग, और इन तीनों को मिला देंगे तो कैसा प्रकाश प्राप्त होगा? यानी तीनों प्राथमिक रंग को आपस में मिला दे तो कैसा प्रकाश? श्वेत प्रकाश, यानी सूर्य का प्रकाश प्राप्त हो जाएगा। लेकिन दो प्राथमिक रंग को मिलाने से श्वेत प्रकाश प्राप्त, अगर आप लाल प्लस नीले रंग के प्रकाश को मिला दे तो कैसा प्राप्त होगा? मेजेंटा। नीला प्लस हरा को मिला दे तो कैसा प्रकाश? सायन या पिकॉक ब्लू। लाल और हरा को मिला दे तो ये क्या कहलाएगा? कैसा प्रकाश बनाएगा? और इसे हम कहते हैं क्या? द्वितीयक रंग। दो प्राथमिक रंगों के मेल से जिस रंग के प्रकाश उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं? द्वितीयक रंग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? द्वितीयक रंग कहते हैं। क्लियर हो गया? अब दो प्राथमिक रंग मिलकर क्या बनाते हैं? तीन प्राथमिक रंग मिलकर श्वेत प्रकाश। अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा दिमाग लगाइएगा मैथ वाला। मेजेंटा में अगर हरा जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा? श्वेत। लाल, हरा प्लस नीला बराबर श्वेत।
अब मेजेंटा में क्या क्या शामिल है? लाल प्लस हरा जोड़ देंगे तो श्वेत हो जाएगा। तो मेजेंटा में हरा जोड़ने पर क्या प्राप्त हुआ? श्वेत। ऐसा कैसे हो गया, समझे कि नहीं? कैसा हुआ? ऐसा ऐसा कैसे हुआ, समझे कि नहीं समझे? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मेजेंटा में हरे रंग के प्रकाश को मिलाएंगे, कैसा प्रकाश? श्वेत प्रकाश। लाल प्लस हरा प्लस नीला बराबर श्वेत प्रकाश। लाल प्लस नीला क्या है? यानी मेजेंटा में दो प्राथमिक रंग लाल और नीला शामिल है, हरा शामिल करेंगे क्या हो जाएगा? ठीक उसी तरह सायन में कौन रंग मिलाएंगे कि श्वेत बनेगा? क्या मिलाएंगे? लाल। वेरी गुड। उसी तरह पीला में क्या मिलाएंगे? क्या मिलाएंगे? तो ये क्या हो जाएगा? श्वेत रंग। और जिन दो रंगों के मिलने से, ध्यान दीजिएगा, जिन दो रंगों के मिलने से श्वेत प्रकाश बनते हैं उसे एक दूसरे का क्या कहते हैं? पूरक रंग कहते हैं। जिन दो रंगों के मिलने से, जिस दो रंगों के प्रकाश के मिलने से श्वेत प्रकाश बनते हैं उन दोनों रंग को क्या कहते हैं? पूरक रंग। मेजेंटा का पूरक हरा है या हरा का पूरक मेजेंटा है? सायन का पूरक लाल है या लाल का पूरक पीला का पूरक या नीला का पूरक? क्लियर हुआ? बात समझे? अब देखिए तो कौन गलत है? 4 नंबर नहीं, डी नंबर, डी नंबर। तो प्रकाश के रंगों का खेल खेल को समझे कि नहीं समझे? ठीक है। वैसे समझना कम, रटना इसको ज्यादा है। समझने के लिए तो प्रैक्टिकल करना पड़ेगा क्या? हाँ। और ध्यान रखिएगा, ये प्रकाश का रंग है। अब कहिएगा मार्केट से हम लाल खरीद कर लाएंगे, नीला खरीद कर लाएंगे और मिला देंगे मेजेंटा होगा, नहीं होगा। प्रकाश का रंग मिलेगा तब ऐसा होगा। आइए 19 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्राथमिक सेल या संचायक सेल से प्राप्त दिष्ट धारा का विभवांतर अपेक्षाकृत बहुत कम होता। बिल्कुल, दिष्ट मतलब डीसी, डीसी का वोल्ट बहुत कम होता है। अब छू भी दीजिएगा तो कोई करंट वरेंट, सही है। जल विद्युत या उष्मीय विद्युत धारा से उत्पन्न प्रत्यावर्ती यानी एसी का विभवांतर उच्च होता। बिल्कुल, डीसी का वोल्ट बहुत ज्यादा होगा तो 24 वोल्ट। साधारणतः जो हम संचायक बैटरी जो इस्तेमाल करते हैं ऑटोमोबाइल इंजन में 6 वोल्ट का होता है, 12 वोल्ट का होता है, 24 वोल्ट का होता है, उससे ज्यादा नहीं होता है। लेकिन घरों में जो एसी आता है वो एकदम 220 वोल्ट का होता है। तो एसी का वोल्ट बहुत ज्यादा होता है, डीसी का वोल्ट बहुत। अब वोल्ट कम होने के कारण डीसी जो है हमें किसी भी तरह का हानि नहीं पहुंचाता। अब 24 वोल्ट को भी पकड़ लीजिएगा ना, लगेगा कि एकदम कोई जो है झटका मारा। अब वहीं 220 वोल्ट को छूइएगा एकदम उछल जाइएगा ऐसे। यानी कि एसी का वोल्ट बहुत ज्यादा होता है, डीसी का वोल्ट बहुत। अब प्राथमिक सेल उस सेल को कहते हैं जिसे बार बार चार्ज नहीं किया जा सकता। यानी लिखो फिको बैटरी ही क्या है? प्राथमिक सेल। यूज एंड थ्रो, दोनों कथन क्या है? सही है दोनों। ओहो नहीं है, ओ माय गॉड, कौन सा कथन सही नहीं? तो दोनों कथन सही है, तो इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। साउंड प्रॉब्लम, साउंड प्रॉब्लम। अच्छा, साउंड प्रॉब्लम ठीक हो गया, ठीक हो गया है। क्या हुआ? किसी विद्युत धारावाही लंबी परिनालिका, परिनालिका यानी कि सोलेनॉइड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? तो सभी बिंदुओं पर समान होता है। यहां पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, परिनालिका क्या है इसको समझ लेते हैं। परिनालिका यानी कि सोलेनॉइड क्या है? तो एक खोखला कुचालक
अब बेलनाकार, कितना शर्त हुआ? खोखला, कुचालक और बेलना। जैसे बांस, सुखल का बांस, क्या बस एकदम सटीक उदाहरण दिए हैं। तो कुचालक, खोखला और बेलनाकार आकृति वाले खोखला, कुचालक, बेलनाकार पदार्थ के ऊपर जब इंसुलेटेड वायर, अच्छा, जब इंसुलेटेड वायर को लपेट देते हैं तो इसी व्यवस्था को कहते हैं इंसुलेटेड वायर को लपेटना है, यानी प्लास्टिक कवर प्लास्टिक का कवर चढ़ा हुआ तार को लपेटना है, तब इसी व्यवस्था को क्या कहते हैं? परिनालिका। खोखला, कुचालक, बेलनाकार, ध्यान दीजिए हम पर। खोखला, कुचालक, बेलनाकार पदार्थ के ऊपर जब इंसुलेटेड वायर या प्लास्टिक कवर चढ़ा हुआ वायर को लपेट देते हैं कई बार, और लपेटने में ध्यान रखना है कि तार के ऊपर तार चढ़े। अब कहेगा यहाँ तो चढ़ गया है, तो ये 3D आकृति नहीं है, ठीक है ना। अब मान कर चलिए कि चढ़ा हुआ नहीं है, तार को इस तरह लपेटना है कि तार के ऊपर तार, तो इसी व्यवस्था का नाम क्या है? और परिनालिका के तार से जब आप बैटरी को जोड़ दीजिएगा, बैटरी को जोड़ दीजिएगा, तो यह किसके तरह व्यवहार करेगा? चुंबक के तरह व्यवहार करेगा, और इसके भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? समान होगा। क्या होगा? और चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या, हालांकि एसआई मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है, टेस्ला एसआई मात्रक नहीं है। साउंड प्रॉब्लम हो रहा है, अरे साउंड कभी कभी हाँ छोड़ देता है। क्लियर हो गया? क्लियर हुआ? परिनालिका समझे? डायनमो इसी सिद्धांत पर बनता है। कैसे बनता है? तो उसके लिए अलग क्वेश्चन लाना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। एक बल्ब 4320 कूलम आवेश, एक बल्ब 4320 कूलम आवेश 3 घंटे में प्रवाहित होती है, तो विद्युत धारा का मान I बराबर Q बाय, यानी विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय। विद्युत धारा बराबर आवेश बटे विद्युत धारा का मान निकालना। आवेश है 4320, समय का एसआई मात्रक है सेकेंड, तो 3 घंटा को आप किस में बदल दीजिए? सेकेंड में। आपको उत्तर एम्पियर में देना है, यानी एसआई मात्रक में देना है। आवेश एसआई मात्रक कूलम में है, तो समय को बदलना पड़ेगा एसआई मात्रक में। समय का एसआई मात्रक क्या है? सेकेंड है। समय का एसआई मात्रक क्या है? सेकेंड है। तो इसको बदल दीजिए और काटिए, देखिए कितना रहा। 0.4 एम्पियर। तो डायरेक्ट सवाल है I बराबर Q बाय टी, या Q बराबर आई टी, या T बराबर, तो कभी यानी कि इन तीनों में किसी दो का मान देकर एक के बारे में पूछा जा सकता है। निम्नलिखित परिपथ सर्किट में 2 ओम प्रतिरोधक द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होगी? तो शक्ति पूछ रहा है। शक्ति P बराबर क्या होता है? VI, यानी विभवांतर गुना विद्युत, V यानी पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर, और I विद्युत शक्ति। तो V तो दिया हुआ है कितना? 2 वोल्ट। I का मान निकालना है, तो V बराबर, V का मान कितना?
आई का मान निकालना, और किस आर की बात की जा रही है? तो आई बराबर एक होगा, 1 एम्पियर हो गया। आई बराबर 1 एम्पियर, आई बराबर 1 एम्पियर हो गया। तो 2 वोल्ट गुना 1 एम्पियर यानी 2 वाट। समझे कि नहीं समझे? P यानी शक्ति बराबर भी आई, विद्युत शक्ति बराबर विभवांतर गुना विद्युत, विभवांतर दिया हुआ है कितना वोल्ट, लेकिन विद्युत धारा नहीं दिया हुआ, और हमसे पूछ रहा है कि 2 ओम द्वारा कितना शक्ति का उपयोग किया हुआ, यानी 2 ओम प्रतिरोध में कितना विद्युत धारा बह रही है वो हम निकाल लिए। भी बराबर आई आर से, भी 2 है, आई निकालना है, आर भी कितना है 2 है, तो आई कितना निकला 1 एम्पियर, तो शक्ति कितना 2 वाट। नेक्स्ट, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 4 महीने है। अर्ध आयु 4 महीना है, मतलब 4 महीनों में उसका द्रव्यमान पहले जितना था उसका आधा हो जाएगा। तो इस पदार्थ के 3/4 भाग का क्षय होने में समय लगेगा। मान लीजिए अभी कितना भाग है, 1 भाग है। अभी कितना भाग है, 1 भाग है। और अर्धायु कितना है 4 महीना। अर्धायु कितना है 4 महीना। तो 4 महीना बाद, 4 महीना बाद 1 भाग जो है वो कितना हो जाएगा, आधा भाग। और अर्धायु 4 महीना है, तो फिर अगले 4 महीना बाद, अगले 4 महीने बाद ये द्रव्यमान फिर क्या हो जाएगा, यानी कितना भाग, यानी अगर रेडियो एक्टिव पदार्थ की मात्रा 1 भाग है और अर्धायु 4 महीना है, तो 1 भाग 4 महीने में क्या हो जाएगा, अब फिर अगला 4 महीने में आधा भाग 1/4 हो जाएगा, आधा भाग क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। तो 4 4 8 महीना बाद कितना बचा, 1/1 भाग 8 महीना बाद घटकर कितना हो गया। तो इसका मतलब कितना भाग क्षय हो गया, तब ना इतना बचा। और इतना भाग क्षय होने में कुल कितना समय लगा, 8 महीना लगा। क्लियर। आप एक बात याद रखिएगा, 3/4 भाग को क्षय होने में अर्ध आयु का दुगुना समय लगता। मान लीजिए यहां पर अर्ध आयु 5 महीना रहता, तो 3/4 भाग क्षय होने में 5 दूना 10 महीना लगता। तो एकदम लिख लीजिए कि 3/4 भाग का क्षय होने में अर्ध आयु का दुगुना समय लगता है। 3/4 भाग क्षय होने में अर्ध आयु का दुगुना समय लगता है। 3/4 भाग क्षय होने में अर्ध आयु का दुगुना समय लगता है। ऑनलाइन टेस्ट में आंसर 8 आता है, थोड़ा मिस्टेक होगा। हम देखे थे आंसर दोस्तों 2 ही होगा। रविशंकर कुमार, वो जो समस्थानिक के संबंध में कौन एक सही नहीं है। परमाणु संख्या समान होती है, बिल्कुल। और देखिए यहां पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात की गई है। तो आइए चेक कर लीजिए उदाहरण से। एक ही तत्व के विभिन्न परमाणु, एक ही तत्व के विभिन्न, जिसका परमाणु संख्या समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या, वे एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, समस्थानिक। क्लियर हो गया। समस्थानिकों के परमाणु संख्या समान होते हैं लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होते हैं।
अब इसमें इलेक्ट्रॉन निकालिएगा 6 निकलेगा, और प्रोटॉन निकालिएगा 6 निकलेगा, न्यूट्रॉन निकालिएगा तो किसी तत्व के परमाणु में उतना ही प्रोटॉन होते हैं जितना उसका परमाणु संख्या होता है। परमाणु संख्या 6 है तो प्रोटॉन भी, परमाणु में जितना प्रोटॉन होते उतना ही इलेक्ट्रॉन होते। द्रव्यमान संख्या में परमाणु संख्या घटा लीजिए तो क्या निकलेगा। अब इसमें इलेक्ट्रॉन 6 है, प्रोटॉन 6 है, न्यूट्रॉन 8 6, ये दोनों समस्थानिक है। इसका परमाणु संख्या क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, प्रोटॉन की संख्या क्या है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या क्या है, द्रव्यमान संख्या क्या है। तो समस्थानिकों के परमाणु संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या समान होते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या और द्रव्यमान संख्या और परमाणु द्रव्यमान क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। क्लियर बात समझ में आई। आगे कि नहीं आगे, क्या होगा, डी नंबर क्या होगा, गलत होगा। नेक्स्ट, ऑक्जेलिक एसिड में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या क्या है। तो ऑक्जेलिक एसिड H2C2O4 ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड के द्वारा कपड़ों के दाग और धब्बे बड़ी आसानी से हटाए जाते हैं, ऑक्जेलिक एसिड। तो ध्यान दीजिए कि इसमें अगर हमें कार्बन का ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, इसमें अगर हमें कार्बन का ऑक्सीकरण संख्या निकालना है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या हमें पहले से याद होनी चाहिए। हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या -1 भी होता है और -1 होता है तब जब ये किसके साथ रहे, और +1 होता है तब ये जब किसके साथ रहे। फिलहाल कार्बन ऑक्सीजन दोनों ही अधातु है तो यहां पर हाइड्रोजन का होगा +1। ऑक्सीजन का कितना होता है, -2। निकालना किसका है, कार्बन का। और एक अणु के सभी परमाणुओं के ऑक्सीकरण संख्या का योग 0 होता है। एक अणु के सभी परमाणुओं के ऑक्सीकरण संख्या का योग क्या होता है, 0 होता है। तो हाइड्रोजन का क्या होगा, +1। तो कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है तो +2। कार्बन का निकालना है, कार्बन का x मान लिए तो 2 कार्बन है, तो ऑक्सीजन का कितना होता है, तो कितना ऑक्सीजन है, तो 4 दूनी और टोटल -8 +2 यानी -6, यानी x बराबर +6/2 यानी प्लस। क्लियर। एक ग्रह जिसका आकार पृथ्वी के समान तथा द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 4 गुना है, पर 2 kg द्रव्यमान के वस्तु को ग्रह के ऊपर 2 मीटर ऊंचाई तक उठाने के लिए आवश्यक ऊर्जा का मान क्या होगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, जब किसी भी वस्तु को जमीन के सतह से ऊपर उठाते हैं, जब किसी भी वस्तु को जमीन के सतह से ऊपर उठाते हैं तो किया गया कार्य या खर्च किया गया ऊर्जा उस वस्तु में जमा हो जाता है किस रूप में, स्थिति। जब किसी वस्तु को जमीन के सतह से ऊपर उठाते हैं तो इस स्थिति में किया गया कार्य या खर्च किया गया ऊर्जा वस्तु में जमा हो जाता किस रूप में, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में, स्थितिज ऊर्जा के रूप में।
तो इसको भी 2 मीटर ऊंचाई तक उठाने के लिए जितना ऊर्जा खर्च किया गया होगा वो वस्तु में किस रूप में समाहित होगा? स्थितिज ऊर्जा के रूप में। स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh। m तो मालूम है 2 kg, h भी मालूम है 2 मीटर, लेकिन g मालूम, और पृथ्वी की बात भी नहीं हो रही है कि हम g ले लेंगे। तो ये जो ग्रह की बात की जा रही है, सबसे पहले इस ग्रह पर g का मान कितना होगा ये निकालना पड़ेगा। इस ग्रह पर g का मान कितना होगा ये हमें निकालना पड़ेगा। g बराबर होता है gm बटे आर स्क्वायर, जिसका मान लगभग कितना होता है? लगभग वैसे होता है 9.10 ले लेते। एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू मास ऑफ अर्थ बटे रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। आर पृथ्वी की त्रिज्या, एम पृथ्वी का द्रव्यमान, जी जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। लेकिन बात तो हो रही दूसरे ग्रह की। इसी जी के मान से हम दूसरे ग्रह पर जी का मान निकालेंगे। दूसरा ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का कितना गुना है? तो m के जगह हम क्या कर दिए, लेकिन दूसरे ग्रह का आकार भी पृथ्वी के, अगर पृथ्वी और दूसरे ग्रह का आकार समान है तो उसका त्रिज्या भी क्या होगा? समान होगा। तो ये हो जाएगा gm बटे आर स्क्वायर गुना, gm बटे आर स्क्वायर का मान कितना है? 10, यानी 10 गुना 40 मीटर प्रति मीटर स्क्वायर। तो दूसरे ग्रह पर जी का मान निकल गया। तो m का मान 2 kg, g का मान 40, h का मान 2, 2 दूनी 4 चौके 16 यानी 100। क्लियर बात समझ में आई? क्या हुआ? अब पानी में ग्लूकोज मिलाना पड़ेगा लगता है, नहीं तो लैक्टिक एसिड बनने लगेगा। पार्क कक्षा की ऊंचाई पृथ्वी के सतह से कितनी होती है? पार्क कक्षा उस कक्षा को कहते हैं जिस कक्षा में भू स्थिर उपग्रह को स्थापित किया जाता है। और पार्क कक्षा की ऊंचाई 36,000 किलोमीटर होता है, लेकिन हर जगह से नहीं। कहां से? विषुवत रेखा से। भू स्थिर उपग्रह जिसका इस्तेमाल संचार कार्यों में किया जाता है, भू स्थिर उपग्रह को जिस ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है उसे क्या कहते हैं? पार्क कक्षा। और इसकी ऊंचाई पृथ्वी के सतह से 36,000 किलोमीटर, लेकिन पृथ्वी के हर भाग से इसकी ऊंचाई 36,000 किलोमीटर नहीं होती है। कहां से होती है? केवल विषुवत रेखा से। पूर्ण विकिरण उच्च तापमापी टोटल रेडिएशन पायरोमीटर किस सिद्धांत पर काम करता है? और एक होता है ऑप्टिकल पायरोमीटर। ऑप्टिकल पायरोमीटर, पायरोमीटर जिससे उच्च ताप को मापा जाता है। 800 डिग्री से ऊपर के ही टेम्परेचर को इस थर्मामीटर या पायरोमीटर से मापा जाता है। पायरोमीटर एक ऐसा थर्मोमीटर है जिससे बहुत उच्च ताप का मापन होता है। 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के ही तापमान को इससे मापा जाता है। तो पायरोमीटर दो प्रकार के, एक टोटल रेडिएशन पायरोमीटर और दूसरा ऑप्टिकल पायरोमीटर। तो टोटल रेडिएशन पायरोमीटर स्टीफन के नियम पर, ऑप्टिकल पायरोमीटर और सीबेक के प्रभाव पर
कपल थर्मोमीटर, इसको हिंदी में कहते हैं ताप युग्म तापमापी। ताप युग्म तापमापी किसके सिद्धांत पर काम करता है? सीबेक के प्रभाव पर। ताप युग्म तापमापी थर्मोकपल थर्मामीटर सीबेक के प्रभाव पर काम करता है। 26 का आंसर, 25 का आंसर, क्या बात करते हैं दोस्तों। 160 जूल होगा, यही ना 26 है, और इस 25 का सी होगा। 25 सी, 26 बी, 27 बी, 28 बी होगा। निम्नलिखित में किसमें ऊष्मा की हानि मुख्य रूप से संवहन के कारण नहीं होता है? संवहन के द्वारा ऊष्मा का संचरण द्रव और गैस में होता है। उबलता जल ये तो द्रव है, इसमें होगा। भूमि और समुद्री मंद पवन, पवन है तो गैस है, तो गैस में भी संवहन विधि द्वारा होगा। वात्या भट्ठी के चारों ओर वायु का परिसंचरण, जब वायु कह दिया तो गैस हुआ, और गैसों में संवहन विधि होगा। तो बच गया कौन? बल्ब के तंतु, बल्ब के तंतु, बल्ब के तंतु, बल्ब के तंतु में धारा प्रवाह होने के कारण बल्ब की कांच की सतह गर्म होना। तो बल्ब के भीतर निर्वात होते हैं, बल्ब के भीतर, और निर्वात में किस विधि से? विकिरण विधि से। निर्वात में किस विधि से ऊष्मा का संचरण? विकिरण विधि से होता है। किस विधि से? वायु में ध्वनि का वेग ताप के घटने से घटता है और ताप के बढ़ने से बढ़ता है। और हवा का ताप, हवा का ताप, हवा का ताप, एक हवा का मतलब इधर गैस भी कह सकते हैं। हवा का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने से, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने से ध्वनि का वेग 0.61 मीटर प्रति सेकेंड से बढ़ता है। वायुमंडल में आर्द्रता या नमी बढ़ने से भी वायु में ध्वनि का वेग बढ़ जाता है। आर्द्रता या नमी की मात्रा वायुमंडल में बढ़ेगा तो भी ध्वनि का वेग क्या होगा? बढ़ेगा। पराश्रव तरंग, अल्ट्रा सोनिक वेव, जिसकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा हो, ऐसा तरंग जिसकी आवृत्ति फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से ज्यादा होता है उसे क्या कहते हैं? पराश्रव तरंग। और किसी तरंग की ऊर्जा उसके आवृत्ति पर ही निर्भर करता है। तरंग की जितनी अधिक आवृत्ति होगी उसमें ऊर्जा उतना ही अधिक। तो पराश्रव तरंग की आवृत्ति बहुत ज़्यादा है, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होता है, तो स्वाभाविक है कि इसमें ऊर्जा का मान भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। और इतने ज़्यादा ऊर्जा से ये कीड़े को नष्ट करने भी काम आते हैं, ड्राई क्लीनिंग में भी काम आता है। ड्राई क्लीनिंग बिना पानी का धुलाई, बीमारी के उपचार में जैसे इकोकार्डियोग्राफी, अल्ट्रासोनोग्राफी, मोतियाबिंद के समय आंख पर जो लेजर मारा जाता है कौन तरंग रहता है? तो उसमें भी क्या स्वचालित दरवाजे को नियंत्रित सभी कार्य में पराश्रव तरंग का इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसका कारण है कि इस तरंग में बहुत अधिक ऊर्जा होती है। धातु के भीतरी भाग में दरार का पता लगाने के लिए भी किस तरंग का इस्तेमाल होता है? पराश्रव तरंग का। सोनार में भी किस तरंग का इस्तेमाल होता है? पराश्रव तरंग का। द्रव, किसी द्रव का रासायनिक विश्लेषण करने के लिए भी किस तरंग का इस्तेमाल होता है? पराश्रव तरंग का। अन्न भंडारण हेतु, अन्न भंडारण हेतु अन्न में नमी की मात्रा कितना? 14% से कम होनी चाहिए। अब फल और सब्जी के भंडारण के लिए नमी की मात्रा 20 से 24% होनी चाहिए।
क्लियर हो गया ना? जल की भाप, जल की वाष्प में क्या फर्क? कपड़ा सूखता है तो पानी जो निकलता है क्या बनकर? वाष्प बनकर, जो आंखों से दिखाई। जब पानी पूरा खौलता है तो भाप बनता है जो आंखों से दिखाई। सबसे बड़ा अंतर तो पकड़ लिए। स्टीम और वेपर में मुख्य अंतर क्या है? तो वेपर बनेगा तो आंखों से दिखेगा, अब भाप यानी स्टीम बनेगा तो आंखों से दिखेगा। भाप एक निश्चित तापमान पर ही बनेगा। पानी 100 डिग्री सेल्सियस गर्म होगा ना तभी क्या बनाएगा, लेकिन वाष्प सभी टेम्परेचर पर बनते हैं। जम्मू कश्मीर में माइनस टेम्परेचर भी कपड़े सूख जाते हैं और माइनस टेम्परेचर पर भी जल क्या बनने लगते हैं? वाष्प। लेकिन भाप एक निश्चित तापमान पर ही बनता है। अंतर समझे कि नहीं समझे? क्या होगा इसका उत्तर? समान वायुमंडलीय दाब पर वाष्प जल के 100 डिग्री ताप के नीचे बनता है, जबकि भाप 100 डिग्री से अधिक ताप पर बनता है। बिल्कुल सही है। जल जब वाष्प बनता तो हमें दिखाई नहीं पड़ता और भाप हम देख सकते हैं, या भाप सफेद रंग का होता है। बिल्कुल सही। लेकिन अंतर कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये भी और ये भी कोई अंतर नहीं है। यानी रासायनिक रूप से दोनों क्या है? एक ही है। इसलिए कई राइटर ऐसे भी हैं जो दोनों में कोई भेद नहीं करते हैं, फिर भी कुछ ना कुछ भेद तो है ही जो आपके सामने है। समुद्री जहाज की गति मापने की इकाई नॉट को निरूपित करता। नॉट बराबर 1 समुद्री मील प्रति, और 1 समुद्री मील मतलब नॉटिकल मील बराबर 1.85 किलोमीटर। समुद्री मील अंग्रेजी में नॉटिकल मील। 1 समुद्री मील या 1 नॉटिकल मील बराबर 1.85 किलोमीटर। एयर कंडीशनर का आविष्कारक कौन है? विल्स हैविलैंड कैरियर। भारत के किस राज्य में गहीरमाथा समुद्री संरक्षित क्षेत्र स्थित है? कहाँ है? और इस क्षेत्र में क्या है? ओलिव रिडले कछुआ। ओलिव रिडले कछुआ अपने प्रजनन के लिए इस क्षेत्र में आते हैं। और कछुआ में प्रजनन की भी अजीब स्थिति, अंडा दे देगा फिर कभी देखने के लिए भी नहीं आएगा, निकल गया। कछुआ जो है समुद्री कछुआ, वो समुद्र के किनारे आएगा, अंडा देगा, अब फिर चले जाएगा, फिर कभी लौट कर नहीं आएगा। बच्चा निकला, मरा, जिंदा है। हंसौने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड की खोज किसने की? डेवी ने। हम्फ्री डेवी जो सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किए थे। नीले रंग के कॉपर सल्फेट, इस कॉपर सल्फेट को नीला कशिश या ब्लू विट्रियोल भी कहा जाता है। ऐसे एक और नाम से भी जाना जाता है, तूतिया। और इसे गर्म करिएगा ना, इसे गर्म करिएगा तो इसके जो जल के अणु है ये उड़ जाएंगे। काहेल दर पर आ रहे हैं। और इसका रंग बदलकर क्या हो जाएगा? सफेद। इसका रंग बदलकर सफेद हो जाएगा। क्लियर? निम्नलिखित में कौन सा एक सही सम्मिलित? फाइलेरिया जो होता है कृमि के कारण। किसके कारण?
और कौन कौन सा कृमि कारण, और इस गोल कृमि का नाम है चेरिया। हैजा जीवाणु के कारण होता है, हेपेटाइटिस विषाणु कारण, फाइलेरिया किसके कारण, कृमि कारण, किस कृमि कारण, और वो गोल कृमि का नाम क्या है, चेरिया। अब पेचिस प्रोटोजोआ के कारण होता है। निम्नलिखित में कौन एक साइबर स्टॉकिंग को दर्शाता है। साइबर स्टॉकिंग, इंटरनेट पर किसी व्यक्ति का पीछा करना, उसके साइबर प्रोफाइल पर नजर रखना ही क्या कहलाता है, साइबर स्टॉकिंग कहलाता है। हालांकि साइबर स्टॉकिंग के लिए अभी भी किसी भी प्रकार का दंड भारतीय संसद ने बनाया, लेकिन संसद का मानना है कि यह एक प्रकार का क्राइम है। तो साइबर स्टॉकिंग से बचना है। साइबर स्टॉकिंग का मतलब वह, बहुत लोग ऐसा मतलब सोशल साइट पर खुद वो एक्टिव नहीं रहता है, लेकिन सबकी एक्टिविटी को देखता है। कुछ लोग ऐसा होता है सोशल साइट पर अपना फोटो नहीं डालेगा, लेकिन देखेगा सबका फोटो, अपना एक्टिविटी कुछ नहीं देखेगा दर्शाएगा, लेकिन देखेगा सबका एक्टिविटी। इस तरह के मानसिकता को भी साइबर स्टॉकिंग कहा जा सकता है। ठीक है ना। आप जो खुद नहीं कर रहे हैं तो दूसरा कर रहा है, तो उस पर काहे नजर रख रहे हैं। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। हाँ, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कितना है, 12 सेंटीमीटर। अब वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का क्या होता है, तो वक्रता त्रिज्या कितना, 24 सेंटीमीटर। एक परमाणु के एम सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, और अगर एम सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब के और एल फुल हो गया है, तब एम में है। क्योंकि परमाणु के एक कक्षा इलेक्ट्रॉन से भर जाते हैं तभी वे दूसरे कक्षा में प्रवेश करते हैं। अगर एम सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब है कि के और एल पूरी तरह से भर चुका है, और किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या, और के पहला कक्षा, ये दूसरा और ये तीसरा है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें और एम में 3 है, लेकिन अधिकतम 3 3 9 दूनी 18 रह सकता है। तो एल में पूछ रहा, तो एल में कितना, 8। बारूद क्या है, मिश्रण, बारूद मिश्रण है। निम्नलिखित में कौन एक गाय की विदेशी प्रजाति है, गरनसी। हाँ, फ्रांस का है शायद, गरनसी फ्रांस का प्रजाति है। कौन सा शुद्ध पदार्थ है, शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत क्या आते हैं, तत्व तथा यौगिक। जबकि मिश्रण को क्या कहा जाता है, अशुद्ध पदार्थ। मिश्रण को क्या कहा जाता है, अशुद्ध पदार्थ। तो समुद्र का जल क्या है, मिश्रण है, क्योंकि उसमें ढेर सारे पदार्थ। जल क्या है, यौगिक है, और इसलिए यह क्या है, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, और सभी मिश्र धातु क्या होते हैं, सोल्डर भी मिश्र धातु है, और सभी मिश्र धातु क्या होते हैं, मिश्रण। समुद्र का जल भी क्या है, लेकिन जल क्या है, और तत्व और यौगिक कैसे पदार्थ हैं, शुद्ध पदार्थ है। तत्व और यौगिक कैसे पदार्थ हैं। 1 किलोवाट घंटा 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल के बराबर होते हैं। रात के समय आवासीय क्षेत्र के शोर की अनुमत स्तर कितना है, 45 डेसिबल। क्षार चुंबक का अधिकतम चुंबकत्व होता है
हालांकि छोर को ही क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, लेकिन जब ध्रुव दे दिया स्पेशली करके, तब बी से ज्यादा परफेक्ट उत्तर हमारा क्या है, सी ही है। CH2Cl2 तथा NH3 में कार्बन तथा नाइट्रोजन की सहसंयोजकता कितनी है, नाइट्रोजन तथा नाइट्रोजन की सहसंयोजकता कितनी है, तो कार्बन की है कितना, और नाइट्रोजन का है 3, नाइट्रोजन का है 3, नाइट्रोजन का है 3। निम्नलिखित कोशिकाओं के आकार अलग अलग होते हैं, निम्नलिखित कोशिकाओं को उनके आकार के बढ़ते क्रम, तो सबसे छोटी कोशिका और सबसे बड़ा, तो एक सबसे पहले आएगा और 2 सबसे, तो ए होगा या बी होगा, इसका आंसर ए होगा, क्योंकि जीवाणु से ज्यादा बड़ा होता है कौन कोशिका, आरबीसी कोशिका। तो 1 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 2। ठीक है दोस्तों, अगला टेस्ट 1 अप्रैल से होगा, 1 अप्रैल से। क्या हुआ, चलिए 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 सीधे निकलिए। अगला टेस्ट सभी ऑनलाइन और ऑफलाइन वाले दोस्तों 1 अप्रैल से होगा। हैप्पी होली कहने की कोई जरूरत नहीं है, होली सबके लिए हैप्पी ही रहता है, ऐसा थोड़े है कि आप बोलिएगा तब हैप्पी होगा। तो ये हैप्पी शब्द अंग्रेज की संस्कृति है, पता नहीं भारतीय संस्कृति। चलिए चलिए सीधे चलिए, लेट लगेगा, सीधे निकलिए ना, निकलिए निकलिए तेजी से। किसी भी पर्व में हैप्पी कह के जोड़ना हमें नहीं लगता कि भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। तो भारतीय पर्व को किसी भी तरह से एक तरह से कह दीजिए कि अंग्रेजी संस्कृति को हावी करने के लिए शहर के कुछ लोगों ने प्रचलन बना दिया हैप्पी हैप्पी कहना। अब हम हैप्पी होली बोल रहे, हैप्पी दिवाली बोल रहे हैं। दिवाली और होली में हैप्पी शब्द समाहित है कि नहीं है? हर हिंदू त्योहार या कोई भी मुस्लिम का भी त्योहार ले लीजिए, उन त्योहार का नाम में ही खुशियां शामिल है, तो फिर अलग से हैप्पी लगाने की क्या जरूरत है। हम आप लोग को ऐसा नहीं बोलेंगे गलत है, यह हमारा विचार है, आप लोग भी इस पर विचार करिएगा। क्या हम किसी त्योहार में हैप्पी लगाकर जो बोल रहे हैं, क्या ये हमारे संस्कृति के लिए उपयुक्त है? होली आज नहीं है, ठीक है ना, आराम से घर जाइए। हाँ हाँ, एक का आंसर क्या होगा, एक का क्या होगा, एक का ए होगा, एक का ए ग्लाइकोलाइसिस। हाँ सही बोले, ग्लाइकोलाइसिस। अरे आशीर्वाद का स्क्वायर ले लीजिए ना आप, क्या मजा से पढ़ते रहिए, लगातार पढ़ते रहिए। घर पर जो पढ़ा लगातार वही रिजल्ट लिया है। असली बात है घर पर बैठकर पढ़ना। ऑनलाइन क्लास को बंद कीजिए।